Hanji, good afternoon all of you. So we are here for second lecture in the series of previous year PCS mains paper discussion and तैयारी कर रहे हो आप लोग और अच्छे से तैयारी करनी है. तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा है कि बेसिकली कैसे ब्रॉड ट्रेंड रहा है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट्स और वी हैव सीन कि कौन से मेजर टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं, जिसमें कम पूछे जाते हैं और कौन से मीडियम लेवल के हैं. फिर हमने एक क्राइटेरिया डेवलप किया था कि अगर आपने अपनी तैयारी में फोकस डेवलप करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो प्रेडिक्टेबल हैं या जो अटेम्प्टेबल हैं, है ना, और जो स्कोरिंग है जिस क्वेश्चनों में ज़्यादा स्कोरिंग आने की पोटेंशियल है. तो हम अब वी विल टेक अप ईच सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज़ वन बाय वन एंड वी विल एनालाइज कि किस तरह के क्वेश्चन किस किस एरियाज़ में से क्वेश्चन पिछले 3 सालों में ज़्यादा पूछे गए हैं. ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी एरियाज़ करके नहीं जाएंगे, बट लेकिन एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है, बिकॉज दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग कि क्या होता आ रहा है पीछे एंड अकॉर्डिंगली कैसे आप अपने तैयारी में फोकस से ला सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम करना तो सब कुछ ही है, जैसे प्रीलिम में पेपर आया या थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी आपके मन में भी, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल हमें थोड़ी सी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी. तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रेस एरियाज हैं हर सब्जेक्ट के अंदर. ठीक है, तो पहला आपका जो सब्जेक्ट देखें तो इकॉनमी आज हम करेंगे. इकॉनमी में लास्ट 3 सालों में 2018 में 9 क्वेश्चन आए हैं, 15 में 8 क्वेश्चन आए हैं, 13 में भी 8 क्वेश्चन आए हैं, है ना. ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, कि आपको लगे कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं तो यहाँ नंबर बढ़ गए, तो डजेंट मैटर. हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन हम ले रहे हैं. तो ये टोटल 25 क्वेश्चन आए हैं 3 सालों में, और इसको हम एक मेजर एरिया या वेरी इंपॉर्टेंट एरिया मानते हैं. इकॉनमी को वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इसको माना जाता है, मतलब अपनी तैयारी में आपको इसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देनी ही है. इम्पॉर्टेंट है ये, यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इकॉनमी. और क्वेश्चन इसके अटेम्प्टेबल होते हैं, अटेम्प्टेबल होते हैं. और अगर देखे जाए तो इसके क्वेश्चन हम स्कोरिंग भी मानते हैं, स्कोरिंग भी मानते हैं, है ना. अब देखते हैं कि क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है इन क्वेश्चंस की और कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में. और पंजाब स्टेट जीके के तो चलो मैंने पहले बताया ये क्वेश्चन आए, इसमें से मैंने निकाले हुए हैं कि इकॉनमी के पंजाब के क्वेश्चन कौन से आए हैं वो भी. तो पहला पेपर देखते हैं 2018 का. अब देखिए 2018 में 2 क्वेश्चन जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए पेपर में. देयर वर 2 क्वेश्चंस व्हिच वर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन 2018, है ना. उस वक्त जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था हुए, तो इसलिए बेसिकली ये उस टाइम फोकस जीएसटी पे था, तो क्वेश्चन पूछ लिए. क्वेश्चन क्या थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. देखिए अब क्वेश्चन अगर आप मैं जनरल एक कमेंट करूं, ऑल्दो बाद में मैं आई विल ऑल्सो समराइज द थिंग्स कि किस तरह का ट्रेंड है इकॉनमी के अंदर. लेकिन अगर हम देखें इफ़ यू सी देन इट इज़ बेसिकली इकॉनमी में जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं दे आर मोर ऑफ इशू बेस्ड, मतलब फैक्ट्स जो हैं आपको जो देने हैं वो इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनालिसिस देने हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे वो व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. नहीं, दे आर आस्किंग इश्यूज बिहाइंड द टॉपिक्स, राइट. कैसे एग्जाम्पल, जैसे इसने लिखा है क्रिटिकली एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, है ना. अब रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन क्या है, रिलेशन एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. अब क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, है ना. तो 14th फाइनेंस कमीशन के बैकड्रॉप में हमें फाइनेंशियल रिलेशनशिप दोनों स्टेट, सेंटर और स्टेट्स में देखना है. अब क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है तो आपको कहना है किससे स्ट्रेंथन हुए हैं या वीकनिंग हो रही है, या हम सेंटर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या स्टेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन. अब 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर यहाँ पे जीएसटी का एलिमेंट भी आएगा डेफिनेटली, कंटेक्स्ट जीएसटी का भी बनेगा, तो आपको वो भी ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना.
लेकिन सेंटर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस के अंदर आपको क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है। अब देखो ना, ये नहीं पूछा उसने कि 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है, ऑल दो पता होनी चाहिए। अगर आपको रिकमेंडेशंस नहीं पता तो यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, बट लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, जो 10 साल पहले या 12 साल पहले क्वेश्चन आया करते थे। अब अगर ये पूछा व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है, क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है इसको इन दी बैकड्रॉप ऑफ द रिकमेंडेशंस, है ना। अब ऐसे ही पूछ लें क्वेश्चन और पूछ लें कि हाउ डू यू थिंक फेडरलिज्म विल बी स्ट्रेंथन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस, मे बी, है ना, फेडरलिज्म कैसे स्ट्रेंथन होगा, या हाउ 14th फाइनेंस कमीशन हैज चेंज्ड द पैराडाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो मतलब आइडिया इस कि अब जो क्वेश्चन इवन पीसीएस में भी पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें एनालिसिस का कंपोनेंट है, ऑल्दो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर ओवरऑल मैं देखूं तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर लास्ट ईयर 3 सालों के पेपर देखें तो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो अच्छा है, बट यूपीएससी से कम है और अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर तरह की तैयारी चाहिए। आप जो कन्वेंशनल तैयारी करते हैं, जैसे कि भाई ये तैयार कर लिया, ये वो नहीं चाहिए, इश्यूज़ की समझ चाहिए आपको। अगर 14th फाइनेंस कमीशन कर रहे हैं, आपने रिकमेंडेशंस रट ली हैं सारी, तो दैट डजंट हेल्प द पर्पस। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में भी क्वेश्चन कर लोगे आप। आपने रिकमेंडेशंस तो करनी है, आपने कर ली हैं, उन रिकमेंडेशंस की इम्प्लीकेशन को समझना है आपने। ये आज अगला स्टेप है तैयारी के अंदर जो आपको करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए क्या है, डू यू थिंक जीएसटी हैज़ फैसिलिटेटेड द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो इसमें अब पूछ लें कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटीज, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज हाउ जीएसटी इज इंप्लीमेंटेड। अब ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कन्वेंशनल है, लेकिन ये नहीं पूछा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। अब एक कंटेक्स्ट पूछ लिया है, क्वेश्चन एडवांटेजेस पे ही और डिसएडवांटेजेस पे भी, है ना, लेकिन इन द कंटेक्स्ट पूछ लिया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहां पे प्राइवेट सेक्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, कंपनीज हैं, उस कंटेक्स्ट में पूछ लिया कि क्या जीएसटी, डू यू थिंक जीएसटी हैज फैसिलिटेटेड। अब देखिए यहां पे अब जीएसटी की इंप्लीकेशन सेंट्रल स्टेट फाइनेंस पे भी है, जीएसटी की इंप्लीकेशन सेंट्रल रेवेन्यू पे भी है, स्टेट रेवेन्यू पे भी है, लेकिन वो चीज़ें एक्सक्लूड करके उन्होंने एक कंटेक्स्ट दे दिया कि जीएसटी को आपने डिस्कस करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्या इसने फैसिलिटेट किया है, क्या हिंडर किया है, ये दोनों एंगल लिखने हैं आपको। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फोकस्ड है। अब कोई बच्चा इसको ना देखे ध्यान से और उठा के सब कुछ लिखा है कि भैया डी सेंटर के फाइनेंस कम होंगे, ज़्यादा होंगे, फलाना है, ढिमाका है, तो डेफिनेटली नंबर तो कटेंगे उस चीज़ के, है ना। तो ये भी देखिए एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन द मेन एस्पेक्ट ऑफ द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द प्रेजेंट फाइनेंशियल रजीम कंपेयर टू द रजीम प्रायर टू डीमोनेटाइजेशन। अब ये भी उस इरा के दौरान का एक तरह से करंट का क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी एनालिसिस है। देखो कि रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर प्रेजेंट फाइनेंशियल रजीम कंपेयर टू फाइनेंशियल रजीम प्रायर टू डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन से क्या चेंजेस हुई और उस चेंजेस के अंदर आरबीआई का रोल क्या बदला, है ना। अब ये क्वेश्चन एक तरह से आप लगा लीजिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी आता है। मॉनेटरी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आता है कि कैसे आफ्टर डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी बदली है ना, कैसे ये बदली है और कैसे इसमें रिजर्व बैंक का रोल चेंज होता है ना। तो चेंजिंग रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन है जो हम क्लास में आपको कराएंगे, है ना। क्योंकि अब ये नहीं है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस ईयर्स मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो, देखो। लेकिन आपका आंसर अगर होना है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही होना है ना। तो हमें क्लास में अगर हम इस जैसे हमारा मेंस का बैच है उसके अंदर हम यही एक एनालिटिकल डिस्कशन पे जोड़ देंगे कि आपकी एक माइंडसेट बने, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो एंड यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड दी क्वेश्चंस। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कोई डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कराएगा ये। अगर कोई कहेगा हाँ जी मैं ये क्वेश्चन आपको एक्जैक्टली ऐसे ही कराऊंगा, ऐसे ही कराऊंगा, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, जो आपने बनना नहीं है। ये क्वेश्चन तो कैपेबिलिटी के हैं, ठीक है, आपको इशू का समझ आ गया तो आप ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन एज इट इज डोंट एक्सपेक्ट कि कोई भी आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में वैसे आ जाएंगे। हाँ, उतना कैपेबल आप बन जाओगे कि कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए,
अभी एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन एनहांसिंग ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए कितना वे क्वेश्चन है। एजुकेशन और हेल्थ का ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या रोल है क्वेश्चन सिंपल, लेकिन ये क्वेश्चन तैयार कोई नहीं कराएगा, लिखना अपने आप ही है। ये क्वेश्चन बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट में से आपके है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर हम करते हैं एक, तो उसमें हम डेवलपमेंट करते हैं कि कैसे डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है और ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है। तो इसने जब हम कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल की बात हम कर रहे हैं और एक्सप्लेन्स इट्स इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि वो एजुकेशन और हेल्थ को दो पैरामीटर वो ले रहे हैं, ठीक है ना। उससे कैसे एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है, कैसे उसकी स्किल लेवल बढ़ेगा, मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और कैसे हेल्थ से ही विल बी एबल टू वर्क मोर, नंबर ऑफ मैंडेज बढ़ेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। और कैसे ये चीज़, अगर ये ह्यूमन कैपिटल हमारा इंप्रूव होता है, और कैसे उस ह्यूमन कैपिटल के इंप्रूव होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर होगी। तो जनरल क्वेश्चन है, अगर आप डेवलपमेंट के कंसेप्ट को आपको समझ है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो आप। कैपिटल का कंसेप्ट क्लियर है, डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा। लेकिन हाँ, हम क्या कराएंगे, डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिमाग में भर देंगे आपके, कि चाहे आप एजुकेशन एंड हेल्थ आ जाए यहाँ पे, चाहे कुछ भी आ जाए यहाँ पे, स्किल आ जाए, है ना, आपका और भी कुछ भी आ जाए, मेंटल हेल्थ आ जाए, एनीथिंग, है ना, ये वुमेन सेंट्रिक आ जाए, ये चाइल्ड सेंट्रिक आ जाए, तब भी कर लोगे। तो ये जनरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नाउ डू यू थिंक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द अनडिजायरेबल आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी? अब ये क्वेश्चन प्लानिंग का है, प्लानिंग इन इंडिया का, है ना। अब लिबरलाइजेशन से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हुई है, ज़्यादा हुई है? आप क्या समझते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ी है आफ्टर लिबरलाइजेशन? आपको इलुसिडेट करना है इसको। तो अगेन ये प्लानिंग में हम डिस्कस करेंगे। अब ये नहीं पूछा उसने व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। उसने आगे एनालिसिस पूछ लिया कि इस लिबरलाइजेशन जो गवर्नमेंट ने 91 में इंट्रोड्यूस करी, उसके बाद जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं या नहीं। डू यू थिंक, मतलब डू यू थिंक में आप टू सम एक्सटेंट येस करोगे कि हाँ ऐसे इनइक्वालिटीज़ इस एंगल से बढ़ी हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट क्या है वो डिफरेंट है। अभी जनरल क्वेश्चन बन गया, ये कहाँ है लिबरलाइजेशन का क्वेश्चन, लेकिन इट हैज़ बिकम अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट एक इम्पैक्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये जो ये एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीएस, इट हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीएस मेंस। हर साल 3 या 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से तो पूछे गए हैं, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्टेबल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हाउ डज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे काम करता है ये हम प्रॉपर करेंगे, प्रोड्यूसर से लेके फिर कैसे एपीएमसी में जाता है सामान, कैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिर कैसे प्रोक्योरमेंट होती है, कैसे फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये पूरा पीडीएस सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बफर नॉर्म्स, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इज एनी चेंज इन बफर नॉर्म्स इन पाइपलाइन। ये उस वक्त का करंट का क्वेश्चन है। बफर स्टॉक्स की बहुत बात हो रही थी कि बफर स्टॉक्स के नॉर्म्स, बिकॉज बफर स्टॉक्स ओवरफ्लोइंग थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ये कॉम्प्रीहेंड कर रही थी उस वक्त की किसी तरह से बफर स्टॉक को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो ये करंट का उस टाइम क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्पाइट सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के होते हुए भी द स्टेट ऑफ फार्मर्स हैज नॉट चेंज्ड ड्रास्टिकली। अब देखो, अब अगेन वही बात, उन्होंने ये नहीं पूछा व्हाट आर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, ये नहीं पूछा व्हाट आर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो कहते हैं इन दोनों चीज़ों के होते हुए भी तो फार्मर की प्लाइट ऐसे इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई। इट्स अ क्वेश्चन ऑन द फेलियर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि टू व्हाट एक्सटेंट, हम यहाँ थोड़ा सा ये लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि हाँ फेल ही हो गया है, पर डेफिनेटली उतना बेनिफिट जितना सब्सिडीज और एमएसपी का होना चाहिए था फार्मर को, उतना बेनिफिट नहीं हुआ है ना। द स्टेट ऑफ फार्मर, जब स्टेट ऑफ फार्मर्स हम कहते हैं तो यहाँ मेनली फाइनेंशियल स्टेट आती है, फाइनेंशियल स्टेट ऑफ फार्मर। कि फाइनेंशियल स्टेट ऑफ फार्मर का आउटकम तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पैसा है जो किसान को मिलना है। तो सब्सिडीज और मिनिमम एमएसपी बेसिकली एक तरह से एमएसपी से गवर्नमेंट के पास, फार्मर के पास एक अश्योर्ड इनकम आ रही है, और सब्सिडीज से उसकी कॉस्ट हेजिंग हो रही है। तो एक तरफ तो कॉस्ट कम कर रही है गवर्नमेंट की फार्मर की गवर्नमेंट, और दूसरी सेकेंडली एमएसपी से उसको एक प्राइस एश्योर कर रही है। लेकिन इन दो चीज़ों के होते हुए भी स्टेट ऑफ फार्मर इज नॉट चेंजिंग।
तो आप बताओगे कि कैसे सब्सिडीज़ का उतना बेनिफिट नहीं है, कि सब्सिडीज़ का ज़्यादा बेनिफिट बड़े फार्मर्स को है, जिनको चाहे सब्सिडी नहीं भी चाहिए। छोटा फार्मर कम फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है, वो कम सब्सिडी अवेल कर रहा है। उसी तरह एमएसपी है, अब जो बड़ा फार्मर है वो एमएसपी यूज़ कर ले सकता है, बिकॉज वो अपनी प्रोड्यूस अफोर्ड कर सकता है, मंडी में ले जाना, ट्रकों में ले जाना, वहाँ रखना, है ना। अब छोटा फार्मर है जिसके पास छोटी ज़मीन है, अब वो एपीएमसी में या मंडियों में अपना सामान लेके नहीं जा पाता, तो वो उसको लोकली बेचना पड़ता है, लोकली कम दाम पे बेचता है वो, बिकॉज जो ट्रेडर्स हैं, मिडिल मैन हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। तो बड़ा फार्मर जो है वो तो मंडी में जाके बेच लेगा, वो अफोर्ड कर लेगा कि ट्रक का भाड़ा दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन छोटा फार्मर बेनिफिट नहीं होता। तो इस तरह से ये रीजंस क्या हैं इसके फेलियर के, ये हम नॉर्मल है, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है कि कैसे करना है इसको। अब ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे हाउ कैन अ प्राइमरी प्रोड्यूसर जो एक्चुअल में चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, गेन वाइल पार्टिसिपेटिंग इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक है, सपोज आप कह लीजिए कोई भी एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आलू के चिप्स ही ले लीजिए। अब आलू के चिप्स लेस जो है वो 10 रुपये का पैकेट या 20 रुपये का पैकेट बेच रहा है, और किसान से आलू अगर वो 10 रुपये किलो ले रहा है, और यहाँ पे वो वही सेम जो आलू हैं वो 200 रुपये किलो बेच रहा है। 10 रुपये किलो लेके आलू 200 रुपये किलो वो बेच रहा है प्रोसेस करके। तो इसका बेनिफिट जो है किसको जा रहा है मेनली, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कैसे गेन कर सकता है। अगेन इशू बेस्ड क्वेश्चन है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इशू अंडरलाइन दिस होल थिंग। तो इस तरह से तैयारी मैं आपको ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता लगे कि जब आप किताब खोलते हो मेंस की तैयारी करने के लिए, तो क्या फोकस रखना है किताब पढ़ते हुए। ये तो नहीं है कि आपने एक लेवल तक आए और वहाँ रुक गए, पेपर में क्वेश्चन उसके बाद ही आना है, आपने वो करके छोड़ दिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके 2018 के क्वेश्चन हो गए। तो 18 में क्वेश्चन अगर आप देखें तो 18 में एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आए हैं, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आए हैं, देन पब्लिक फाइनेंस पे 2 क्वेश्चन आए हैं, फिजिकल सिस्टम पे, है ना। फिर आपका प्लानिंग पे एक क्वेश्चन आया है, डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे 2 क्वेश्चन एक तरह से लगा लीजिए, और एक बैंकिंग पे आया है, आरबीआई का मनी एंड बैंकिंग पे। तो आप देखिए इंडस्ट्री पे डायरेक्टली क्वेश्चन कोई नहीं आया। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम एग्रीकल्चर में ही लेते हैं, वी डोंट टेक इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री पे क्वेश्चन कोई नहीं आया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन कोई नहीं आया, मनी एंड कैपिटल एंड मनी मार्केट पे कोई नहीं आया, सेबी फलाना ढिमाका, एक्सटर्नल सेक्टर पे भी कोई नहीं आया 18 में, WTO, वर्ल्ड बैंक, एक्सचेंज रेट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इस पे क्वेश्चन नहीं आया। तो डेफिनेटली कुछ एरियाज डेफिनेटली रहेंगे कि इस पे नहीं आया, उस पे आया, बट लेकिन ट्रेंड पता होने चाहिए आपको। नॉट इन 2015 क्या था। अब 15 में देखिए वाई हैव द प्लानर्स फेल्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब अगेन ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्लानिंग को ये मिक्स कर रहे हैं। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक तरह से मिक्स हो जाता है। क्या है क्वेश्चन, व्हाई हैज द प्लानर्स फेल्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब हमें ये लिखना है कि बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ पहले बताना पड़ेगा क्या है, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, और कैसे जो प्लानर्स हैं वो इंक्लूसिव ग्रोथ के पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पाए और उसमें कमियां रहेगी, जिससे कई सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन जो हैं वो डेवलपमेंट से वंचित रह गए, या जो बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट है, बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ है, वो उन सेक्शंस तक नहीं पहुंच पाया, है ना। अब ये सारा डिपेंड करता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ से मतलब आप क्या ड्रॉ करते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ से मतलब एक तो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, लोगों के एंगल से होता है, एक इंक्लूसिव ग्रोथ सेक्टोरल एंगल से होता है कि सारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है नहीं कर रही, है ना। वो डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको लेके आगे चलते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगेन जनरल क्वेश्चन है ये, अभी आपको बना के वहां लिखना है, लेकिन कंसेप्ट अगर इंक्लूसिव ग्रोथ का क्लियर है और उसमें क्या हिंड्रेंसेज हैं उसी से आंसर बन जाएगा ये। लेकिन प्रैक्टिस आपको इस तरह से करनी है कि आप कर सको इसको। अगेन ये डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, पॉवर्टी रिडक्शन ऑन वन हैंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन दी अदर। एक तरफ हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट सस्टेनेबल होने चाहिए, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कि अगर आप पॉवर्टी कम करने की कोशिश करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रहेगी, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो पॉवर्टी रिड्यूस नहीं कर पाओगे। डू यू एग्री? तो डेफिनेटली हम एग्री कैसे कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू कैन ऑलवेज हैव सच अ पॉलिसीज जहां पे आपकी डेवलपमेंट सस्टेनेबल भी हो और पॉवर्टी भी रिड्यूस हो। तो पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट डिबेट पे क्वेश्चन है ये हम पॉवर्टी में करते हैं, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। अगर आप हमारे आईएएस के लेक्चर्स देखो जो अभी हुए थे, पूरे प्रोग्राम हुआ था आईएएस का, ये सारे क्वेश्चन उसमें से इजीली हो रहे हैं। मुश्किल नहीं है ये, लेकिन आपको इशू बेस्ड
तैयारी चाहिए कि आप इश्यूज को एड्रेस कर सकें, है ना। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड पे आ गया, कैन नॉट बी अचीव विदाउट प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट। कमेंट, आसान क्वेश्चन है। अगेन डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है ना, इसको उसका बेनिफिट लेने के लिए क्या प्री कंडीशंस हैं। अब बहुत सारे लोग जो है प्रोडक्टिव एज में ज़्यादा आ गए हैं इंडिया में, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं। मोटी सी बात कि डेमोग्राफिक पॉपुलेशन से डिविडेंड मिल रहा है कि ज़्यादा लोग अगर आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिव हैं तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उससे नेचुरली आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, बिकॉज दे विल बी एंगेजिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अगर आपकी पॉपुलेशन में ज़्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, एजेड पॉपुलेशन है, या डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उतनी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी कम होती है, बिकॉज दोज मोर पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन लेस नंबर ऑफ प्रोडक्टिव पीपल। If the number of productive people are more, we say your economy, your society is in a state of demographic dividend. लेकिन अगर लोग ज़्यादा हैं प्रोडक्टिव, वो स्किल्ड नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो बेनिफिट अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का लेना है तो आपको लोगों को स्किल करना पड़ेगा, उनकी हेल्थ को देखना पड़ेगा, उनको सिक्योर बनाना पड़ेगा सोशली, है ना, मेंटली डेवलप करना पड़ेगा उनको, तभी आप उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा ले पाओगे। अगेन इशू बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए अगेन ये 3 क्वेश्चन मोटे मोटे एग्रीकल्चर से पूछे गए 2015 में। फ्रेगमेंटेड एंड अनरिलायबल सप्लाई चेन करोड्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन सेक्टर एंड मेक इट अनअट्रैक्टिव फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट। कमेंट ऑन दिस स्पेशल रेफरेंस टू पंजाब। अब बताइए सप्लाई चेन की यहाँ बात हो रही है, वही बात है कि कैसे एक प्राइमरी प्रोड्यूसर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है और वो एक सप्लाई चेन के थ्रू जा रही हैं प्रोड्यूसर के पास, इंडस्ट्री के पास, है ना। तो ये सप्लाई चेन अगर वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है तो कैसे लार्ज इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली नहीं आ पाएंगी। बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो प्रोड्यूसर को बेनिफिट देती है वो नहीं आ पाएगी। देखिए अगर कोई भी इंडस्ट्री बड़ी है, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री है, वो किसान को एडवांटेज देगी, बिकॉज किसान ही उसको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके दे रहा है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके रॉ मटेरियल पे बहुत डिपेंड करती है ना। तो जैसे जैसे आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैच्योर होती है तो इंडस्ट्री का फार्मर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना इनएविटेबल है और डिज़ायरेबल है, क्योंकि उससे क्या है, प्रोड्यूसर भी गेन करेगा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, ठीक है ना। तो कई बार मतलब क्वेश्चन 2015 में ऐसे आ रहे थे कि अब इसका डायरेक्ट यही है कि आप जो अभी फार्म एक्ट्स आए हैं वो इम्प्लीमेंट करो। उस वक्त तो ये सजेशन था भाई कि भैया ये अगर जब तक आप फार्म एक्ट इंडिपेंडेंस नहीं दोगे इंडस्ट्री को डायरेक्टली फार्मर से इंटरेक्ट करने के लिए, तब तक आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती, ना ही फार्मर को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं फार्म एक्ट्स को अब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, या उसमें कुछ लूप होल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वट एवर इट इज। चलो, बट अगेन इशू बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा मैच्योर क्वेश्चन है। Discuss the drawbacks of the implementation of land reforms in India. Do you think second land reform is required to accelerate Indian agriculture? Give reasons. अब देखो अगेन ये नहीं पूछा what are land reforms, what are the measures taken under land reform, है ना। अब स्पेसिफिक पूछ लिया ड्रॉबैक्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म में क्या ड्रॉबैक है कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। ड्रॉबैक ऑफ लैंड रिफॉर्म नहीं पूछा, ड्रॉबैक्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म पूछा, स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स पूछे। और आपको क्या लगता है सेकेंड लैंड रिफॉर्म किस तरह का चाहिए? अगेन इशू बेस्ड क्वेश्चन है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, जब आप तैयारी करें मेंस की, चाहे वो इकोनॉमी की कर रहे हैं, आप देखेंगे आगे, चाहे ज्योग्राफी की कर रहे हैं, चाहे पॉलिटी की, चाहे किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ ई टेक्नोलॉजी हैज असिस्टेड फार्मर इन रिजॉल्विंग देयर मल्टीपल एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये सिंपल क्वेश्चन है। ई टेक्नोलॉजी कैसे, क्या है ई टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, कैसे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी है, इन एग्रीकल्चर है ना, तो वो कैसे फार्मर की जो समस्या हैं वो दूर कर रही हैं, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड ई एडवाइजेज हैं, कई सारी ऐप्स हैं जो फार्मर को सीड्स के बारे में, फार्मर के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में या ज़मीन की हेल्थ के बारे में इनपुट्स दे रही हैं, है ना। चाहे वो हार्वेस्टिंग रिलेटेड एडवाइजेज हैं, कब हार्वेस्टिंग करनी है, कब सोइंग करनी है। फिर चाहे मार्केटिंग रिलेटेड है कि कहाँ प्राइसेस, किस मंडी में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, आप कहाँ बेच सकते हो। तो ये जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कैसे ई टेक्नोलॉजी असिस्ट कर रही है,
मैंने आपको एक तरह से आंसर ही करा दिया ये, अगर देखो आप एग्जाम्पल फिट करने हैं इसके अंदर कि कैसे भाई, इतनी सी बात होती है बस। आप किसी बच्चे को ये तीनों एंगल नहीं पता, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, तो तीनों को लेके आपने ये अपना आंसर बनाना है। अब कोई बच्चा सिर्फ उसकी बात कर ले, ऐप्स की बात कर ले कि जो सीड्स के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो फिर आधा रह जाएगा क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है वर्ल्ड WTO पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है, WTO इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज। अच्छा, हाउ डिड इट एक्ट एज कैटलिस्ट टू डिफीट कम्युनिज्म इन ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखा जाए, और मतलब रेलेवेंस एंड रैशनल ऑफ WTO पे क्वेश्चन पूछा है। अब अगर आपको एक WTO की फॉर्मेशन की हिस्ट्री नहीं पता, ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता कोई कि कैसे WTO किस कंटेक्स्ट में इमर्ज हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और कैसे इसमें मेंबरशिप बढ़ी और कैसे इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उस पे क्वेश्चन है ये। तो ये हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ WTO पे एक तरह से क्वेश्चन है, वहीं से आंसर निकलता है इसका। आज चाहे WTO का स्वरूप या शेप कुछ और ही हो, लेकिन जब ये इमर्ज हुआ था तो कंटेक्स्ट बहुत डिफरेंट था। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज जो है उसको एक आइडियोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखा गया है कि कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के कंटेक्स्ट में ट्रेड को कैसे देखा जा रहा था ड्यूरिंग 40s, 50s, 60s, और कैसे ये कैपिटलिस्ट एजेंडा इसको बोला गया, है ना, और कैसे इसने ग्लोबली इकोनॉमिक सिस्टम्स को फास्टन किया और कम्युनिज्म को डाउनग्रेड किया। चलिए, आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सोर्सेज फिजिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। क्या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फिजिबल हैं, इकोनॉमिकली वायबल हैं? एक्सप्लेन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आम क्वेश्चन है जो जब हम ड्रॉबैक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी करते हैं तो उसके अंदर जो पॉइंट लिखते हैं उस पर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन है ना। तो हमें ये देखना होता है कि हाँ ये ड्रॉबैक्स इसमें हैं, लेकिन दिस कैन बी रिमूव्ड इन दिस वे, बस इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। आप 2013 का पेपर देखते हैं, 2013 अगेन देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पे। अब आप देखिए ये चारों क्वेश्चन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पे हैं। ग्रोथ एंड इक्वालिटी आर ऑफन आर्ग्यूड टू बी इन कन्फ्लिक्ट, कि अगर ग्रोथ होगी तो इक्वालिटी नहीं होगी, ये कहते हैं। अगर आप इक्वालिटी पे एम्फेसिस करोगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। अच्छा, इज इट सो? कैन यू थिंक ऑफ केसेस वेयर द ऑपोजिट इज ट्रू? कैश नेमली ट्रांसफर टू द पुअर कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर करते हो पैसा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डिस्कस दीज विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल। अब देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रिकल डाउन अप्रोच और ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच के अंदर है, जो हम प्लानिंग में करते हैं। ट्रिकल डाउन अप्रोच, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच एंड ग्रोथ विद इक्विटी, जो थीम था हमारा 5 ईयर प्लान्स का, कि ग्रोथ करनी है इक्विटी के साथ या इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, ये वही क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन अगेन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि अगर आपको डेवलपमेंट का मतलब पता है, ग्रोथ का मतलब पता है, इक्विटी का मतलब पता है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब पता है, तो इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये कुछ और ही समझ लोगे इस क्वेश्चन से आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी अ पैनेशिया फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच परसिस्ट इन इंडियन इकोनॉमी? डिस्कस। अगेन ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिबरलाइजेशन पे है कि क्या लिबरलाइजेशन हर चीज़ का सोल्यूशन है, मतलब हम हर चीज़ को ओपन अप करते जा रहे हैं, लिबरलाइज करते जा रहे हैं, कंट्रोल्स हटाते जा रहे हैं हम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे पब्लिक सेक्टर है, उसको लिबरलाइज करते जा रहे हैं, चाहे बैंकिंग है चाहे RBI है, इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लिबरलाइज कर रहे हैं। तो क्या ये ठीक है? इसको डिस्कस करना है हमारे को। अगेन ए वेरी मैच्योर क्वेश्चन, इट इज़ नॉट कि इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर हम एनालिसिस पे फोकस करते हैं, समझ पे फोकस करते हैं, देन इट इज़ ईजिली अटेम्प्टेबल, है ना। तो हमारा फोकस जो है मेंस लेक्चर्स में या मेंस के प्रोग्राम में, या आपका फोकस तैयारी में, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यही रहना है कि आपने इश्यूज़ को समझना है, रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझ डेवलप करनी है। लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं
तो ये नहीं है कि ये लैंड रिफॉर्म होता है जी, ये मेजर्स हैं, हो गया मेरा काम ना बच्चों। ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो सोचिए कि लैंड रिफॉर्म्स की इम्प्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर पे। ओ लैंड रिफॉर्म्स ने कैसे सोसाइटी में इक्विटी लाया या कैसे सोशल जस्टिस ला रहा है लैंड रिफॉर्म, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कैसे लैंड रिफॉर्म्स कैन बी कुड हैव बीन आंसर टू पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, बट देयर वर सर्टन प्रॉब्लम्स। आप समझे, थोड़ा सा मैच्योर व्यू लेना है वाइल डिस्कसिंग, तो हमारा ऐसा माइंड मेकअप भी फोकस रहेगा हमारा कि माइंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन पुटिंग दोज थिंग्स इन योर ब्रेन, है ना। लेकिन पेपर में क्वेश्चन इसी चीज़ इस तरह के आते हैं। अगेन देखिए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड HRD, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगेन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब पता है आपको, तो इजीली क्वेश्चन कर लोगे आप ये। अगेन डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया, क्रिटिकल नोट ऑन डेवलपमेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सिमिलर क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट डिविडेंड फायदा भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। फायदा कैसे होगा, नुकसान कैसे होगा, और कैसे इस नुकसान को फायदे में बदला जा सकता है, बस क्रिटिकल नोट हो गया। फायदा क्या है कि प्रोडक्शन पोटेंशियल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड डिनोट्स अ पोटेंशियल, और इसका नुकसान क्या है, द पोटेंशियल बिकम्स थ्रेट अगर लोग स्किल्ड नहीं है, हेल्दी नहीं है, सिक्योर नहीं है, उनके पास एवेन्यूज नहीं है ना। कैसे इस पोटेंशियल को एक वट से, या उस पोटेंशियल कह लीजिए, अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, कैसे इस अपॉर्चुनिटी को एक रिसोर्स में बदला जा सकता है, वही क्रिटिकल नोट हमें लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अगेन एग्रीकल्चर पे देखिए 3 क्वेश्चन पेपर में आए, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन देखिए एग्रीकल्चर पे आ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर तो अच्छे से कर ही देना है हमने, है ना। एग्रीकल्चर पे आप नहीं कुछ छोड़ सकते एग्रीकल्चर में से। क्या क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, वाई मस्ट फ्यूचर एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर आउटपुट फोकस ऑन यील्ड rather than cultivable area? What types of state policy have been successfully used for higher yields? How can better communication strategy with farmer help in this regard? बस बात वही है कि प्रोडक्टिविटी की बात है कि हमें एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं बढ़ा सकते हम, बहुत बढ़ा लिया हमने, कितना बढ़ाएंगे। और हम अब हमें एरिया अंडर कल्टीवेशन से हटके हमें लैंड की प्रोडक्टिविटी की बात करनी पड़ेगी, यील्ड की बात करनी पड़ेगी कि हम आगे यील्ड को बढ़ाएं। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी दी, अब हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ उस प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएं, है ना। तो ये इस थीम पे क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर की और क्या सोल्यूशंस हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये करते हैं हम ये, लेकिन इतना नहीं करते इसको, मतलब लेकिन अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है अगर आपको एग्रीकल्चर के जो इश्यूज हैं इंडिया में वो क्लियर है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर के क्या इश्यूज हैं इंडिया में, एक तो लैंड की फर्टिलिटी का बड़ा चक्कर है कि लैंड डिटोरेट कर रही है, ठीक है। एक लैंड की प्रोडक्टिविटी का इशू है कि कम प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स हैं खत्म हो रहे हैं, दोनों लिंक्ड हैं। फिर तीसरा फार्मर इनकम की बात है कि फार्मर कमा कितना रहा है, ठीक है ना। फिर चौथी बात है कि क्या एग्रीकल्चर जो है उसका लिंकेज क्या है वाइडर इकोनॉमी के साथ, हाउ डू वी सी द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्री। फिर एक इशू आता है ड्राई लैंड वर्सेज ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया का, कि क्या दोनों की क्या है ना। तो ऐसे इश्यूज हैं 5-7, अगर आपने वो इश्यूज कर लिए पेपर में क्वेश्चन उसी पे आता है, ऐसा नहीं है कि बाहर से आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इरिगेशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर मेंशनिंग इट्स रीजनल वेरिएशंस। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, वेल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, डिफरेंट टाइप की इरिगेशन बताने हैं, और उसका रीजनल एक डायग्राम है, डायग्राम बनाओ, यहाँ टैंक इरिगेशन ज़्यादा है, यहाँ पे ये ज़्यादा है, यहाँ ये ज़्यादा। तो इजी क्वेश्चन है ये, बट स्कोरिंग क्वेश्चन है बड़ा। टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएस पे, अगेन फिर क्वेश्चन आ गया, द पीडीएस मेक्स इन काइंड ट्रांसफर टू द ऑफ ग्रेन्स टू द हाउस होल्ड, ठीक है, कि अनाज देते हैं हम घरों में। व्हाट आर सम रीजंस फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर रादर देन कैश ट्रांसफर टू द सेम हाउस होल्ड। मतलब वो पूछा है, उसने इवेल्यूएट करने के लिए कहा है कि अगर हम फार्मर लोगों को फूड ग्रेन देने की बजाय कैश ट्रांसफर दे दें कि अपने आप खरीदें, वो उसका क्या है विज़। ये भी क्वेश्चन हम पीडीएस के अंदर हम करते हैं। वाइल्ड जब हम अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ पीडीएस करते हैं तो उसमें एक इशू ये भी है कि फूड ग्रेन ना दे के आप पैसा दो एक इंडिविजुअल को, वो अपने आप खरीद ले, है ना। तो उसके क्या प्रोज हैं, उसके क्या कॉन्स हैं, वो हमें डिस्कस करना है। आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आदत होनी चाहिए। इट्स क्वेश्चन ऑफ माइंड सेट। मुश्किल क्वेश्चन आपको आप देखेंगे नहीं है, जिसने तैयारी थोड़ी बहुत करी है,
आपने प्रीलिम की भी तैयारी अगर करी है इकोनॉमी की, तो आपको क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं लगेंगे ये, लेकिन यू रिक्वायर अ टिपिकल माइंडसेट। आपको माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ता है पेपर लिखते हुए कि आप इन क्वेश्चंस को समझ के आंसर लिख पाएं, है ना। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रैक्टिस, है ना। नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन पूछा गया है अपना इंटरनेशनल पे 2013 में, international banks or financial agencies have been found involved in laundering of black money raised through illegal activities such as drug, narcotics trafficking, forged invoicing, extortion and kidnapping for ransom, to name a few of the ways through which terrorists generate cash to finance their deadly deeds. Would a question क्या है, would a blanket ban on such agencies solve the problem? Critically examine. पैसा बेसिकली क्या है कि जो सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वर्ल्ड ओवर, कई ऐसी एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं जो डिस्टिंग्विश नहीं करती, है ना, जो सोर्स आपका नहीं पूछती, और वो सीधा आप उन बैंकों में पैसा जमा कर सकते हो विदाउट डिस्कशन ऑफ एनी डिस्क्लोजर ऑफ एनी सोर्सेज कि आपका पैसा ये काला है, सफ़ेद है, किस कहाँ से आया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये पैसा बेसिकली फिर सोर्स बन जाता है, बिकॉज देखो पैसा ट्रांसफ़र जो है वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक किसी कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में कैश जनरेट हुआ मे बी 2000 करोड़ का, तो ऐसा नहीं है कि वो डब्बों में भर के वर्ल्ड ओवर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली वो कैश कहीं जमा होना है, जमा होकर वो वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर उसकी टेररिस्ट फंडिंग होनी है तो इस तरह से पैसा कई ऐसी एजेंसीज के थ्रू मूव करता है जिनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, जो डिस्टिंग्विश नहीं करती। क्या इन पे बैन लगा देना चाहिए? क्या ये बैन लगाना इनके इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम बेसिकली सिक्योरिटी इश्यूज में करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में, है ना, वहाँ होता है ये। इकोनॉमी में क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस करते ये, तो ये सिक्योरिटी और इकोनॉमिक का ये मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन कवर ये सिक्योरिटी इश्यूज में होगा, नॉट इन इकोनॉमी, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी मैटर आ जाता है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लास्ट 3 साल में आए हुए हैं। अब इकोनॉमी पे पंजाब के क्वेश्चन भी, जो पंजाब सेक्शन के अंदर इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछे हैं वो भी निकाले हैं मैंने। अब देखो 2018 में क्वेश्चन आया, पंजाब इकोनॉमी हैज़ फेल्ड टू रिमेन कम्पिटिटिव विद मैनी अदर डेवलप्ड स्टेट्स, डू यू एग्री, जस्टिफाई। अगेन इशू बेस्ड क्वेश्चन है कि कैसे पंजाब की एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है और इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं हो पाई, और कैसे पंजाब की इकोनॉमी की कम्पिटिटिवनेस कम हो रही है, और दैट इज इन इट्स फॉलिंग रैंक इन द स्टेट पर कैपिटा, स्टेट पर कैपिटा या पर कैपिटा इनकम में इसकी पंजाब की रैंक फॉल कर रही है। तो आसान क्वेश्चन है, करेंगे इसको। देन व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन हेल्पिंग एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड डेवलपमेंट इन पंजाब। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या रोल हो सकता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। देखो फॉर सो मैनी ईयर्स वी केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग कि पंजाब के फार्मर को राइस और वीट से डाइवर्ट कर जाना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना चाहिए, पैसा लगा के हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ लिंकेज बनानी चाहिए, एंड दिस हैज़ बीन द सोल्यूशन वी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर लास्ट 25 ईयर्स। 25 साल से पिछले हम यही सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सम हाउ चीज़ें डिले होती गई, है ना। प्रैक्टिकली देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ये लैंड लीजिंग जो डाइवर्सिफिकेशन है पंजाब में पिकअप नहीं कर पाई टाइमली, जबकि 20 साल हो गए इसको स्टार्ट हुए, बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लीजिंग करते हो तो आपको डायरेक्ट इंटरफेस विद इंडस्ट्री डेवलप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाता। ये करके देख चुके हैं हम, पंजाब एग्रो कॉर्पोरेशन भी बनाई गई थी, वो फेल हो गई, बंद हो गई। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी स्टोरी हम करेंगे। देन पॉपुलिस्ट पॉलिसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटिंग डेफिसिट इन पंजाब बजट। अब इसमें ये देखना कि कैसे पंजाब बजट के अंदर कौन कौन सी ऐसी पॉपुलिस्ट पॉलिसी है जिसकी वजह से डेफिसिट पंजाब में बढ़ रहा है। कमेंट करना है इसके ऊपर हमारे को। ये कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मनरेगा का क्वेश्चन है पंजाब स्टेट के कंटेक्स्ट में, अगेन ये भी करते ही हैं। एक बड़ा एक पॉपुलर इशू है कि क्या पंजाब को मनरेगा की ज़रूरत है या किसी और तरह की स्कीम की ज़रूरत है। मनरेगा का क्या इम्पैक्ट है पॉवर्टी रिडक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ पंजाब में, वो हमें डिस्कस करना है। तो क्रिटिकल नोट ये आता है कि पंजाब को इतना बेनिफिट नहीं है स्कीम का, बट डेफिनेटली देयर आर अदर स्कीम्स। Then agricultural wages, capital intensity of agriculture and employment are all high in Punjab. How are these related? Agricultural wages, capital intensity of agriculture and unemployment are all high in Punjab. How are these related?
अब बस यही, अब देखो ना इशू है ये, अब लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी का इशू है जो हम एग्रीकल्चर जब प्रॉब्लम करेंगे पंजाब की तब ये डिस्कस करते हैं। और देखो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पंजाब, 1 2 3 4, उससे काम नहीं चलेगा। अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। रिमेंबर, मैं आपको बार बार एक बात समझा रहा हूं, जो आपने समझनी है और जो आप करोगे, प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन नहीं करना, रिजल्ट के लिए प्रिपरेशन करनी। जो पेपर की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली करना। पेपर आसान आ जाए, पेपर बहुत मुश्किल आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने रिजल्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है तो आप चाहे पेपर आसान आ जाए, मुश्किल आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन करी है तो डेफिनेटली आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं, अपने आप को वनरेबल बना रहे हैं। तो मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ और इसको समझ लेना है। अगर आपको रिजल्ट निकालना है अपना, अगर आपको पीसीएस बनना है, रिजल्ट निकालना है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। प्रिपरेशन करनी है इश्यूज़ की, प्रिपरेशन करनी है अंडरलाइंग कंट्रोवर्सीज की, प्रिपरेशन करनी है एनालिसिस की। रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीज़ों को। समझने की आदत डालोगे तो क्वेश्चन अपने आप वहाँ समझ आ जाएगा, नहीं भी क्या होगा तब भी कराओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक स्ट्रेट क्वेश्चन है, देखो, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट इन 2009। फीचर्स पूछ लिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, बड़े स्ट्रेट अवे सीधा क्वेश्चन है, रट्टा क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो होप आपको एम्पली आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि यार ये हमें तैयारी करनी कैसे है एग्ज़ाम के लिए, है ना। ये नहीं है कि आप वही जो प्री में तैयारी आपने इकोनॉमी की करी है वही मेंस में करके जाओ, ऐसा नहीं होता, है ना। और अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर आपने इवन आईएएस की तैयारी भी करी हुई है तो आपको इन क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आएंगे और मुझे कैसे टैकल करने हैं, है ना। सिविल सर्विसेज में देखिए इससे थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं और इंट्रिकेट इश्यूज आते हैं। तो जिसने बहुत इंट्रिकेट इश्यूज करे हुए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉम्प्लेसेंट हो जाए और कहे कि हाँ जी ये तो मुझे आते ही होंगे, कोई फर्क नहीं है। मतलब आपको सारे स्पेसिफिक पीसीएस की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। डेफिनेटली जिन्होंने आईएएस की तैयारी करी हुई है ऑलरेडी पहले से या मेंस लिख रखा है उनको एडवांटेज हो सकता है अगर वो लेना चाहें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने सिर्फ पीसीएस की तैयारी करी है तो आपको कोई डिसएडवांटेज है, ऐसा कोई बात नहीं है। बात माइंडसेट की है। जितना फ्रेश माइंड से लिखोगे, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, आपके इंटेलेक्ट का खेल है। आपने समझ के किया है तो एक बच्चे ने 4 साल तैयारी करी आईएएस की, फिर भी वो अच्छा चाहे परफॉर्म ना करे, और आपने 5 महीने में तैयारी करी है, आप वो हो सकते हो। तो हमारे पास कितने बच्चे मेरे पास आए जिन्होंने सिर्फ 4 महीने 5 महीने ये अभी पीसीएस की तैयारी करी एंड दे आर स्कोरिंग 240 250 मार्क्स ऑल्सो। बात वो नहीं है, बात है कि वो बच्चे रिजल्ट के लिए तैयार कर रहे थे, नॉट फॉर प्रिपरेशन। दे वर क्लियर कि सर नहीं आता, सबको नहीं आता होगा, हम तो तुक्के लगाए, वहां पे हो गया काम बस। इसी तरह से मेंस में एटीट्यूड चाहिए आपको कि ठीक है आपने तैयारी करी, एक जो रिक्वायर्ड तैयारी है, ठीक डायरेक्शन में तैयारी करी, और उसके बाद तो वहां बैठ के पेपर परफॉर्म करना है और वहां बैठ के लिखने की काबिलियत लेनी है तैयारी में, है ना। काबिलियत डेवलप करनी है लिखने की, ना कि तैयारी करनी है, काबिलियत तैयार कर लेनी है आपको, ठीक है। तो इसके साथ ही हम ये ख़त्म करते हैं और इसी तरह से इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट लेक्चर्स आगे करेंगे, है ना। और शॉर्टली हम देखते हैं रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, अकॉर्डिंगली हम मेंस का अपना कोर्स अनाउंस करेंगे। एंड शॉर्टली हम एक फिज़िकल क्लास भी कर रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग द पीसीएस मेंस कोर्स, कि क्या हम किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी इसको करने की, राइट। तो इन केस यू विश टू अटेंड, आप अगर करना चाहते हैं ये कोर्स पीसीएस मेंस का, तो नीचे कमेंट जो है आपका, कमेंट में आप लिखिए, तो वी विल सेंड यू अ मैसेज ऑफ द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम कब ये होने वाला है। हमारा एक फिजिकल लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे और किस तरह से इश्यूज़ को इनको कवर करेंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ यूनिक वे टू कवर दीज टॉपिक्स, है ना। इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एज वेल एज यूनिक वे टू कवर दीज टॉपिक्स, और अच्छी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो आप नीचे कमेंट के अंदर आप अपना लिख सकते हो एंड वी विल रिप्लाई टू द कमेंट, है ना। तो और ये डॉक्यूमेंट जो है ये पीडीएफ की फॉर्म में आपका हमारे जो नीचे लिंक लगा हुआ है उसके अंदर आप जाके ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास एनालिसिस आ जाएगा पिछले साल का इकोनॉमी का, एंड यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, है ना। ये अटेम्प्ट क्वेश्चन करके आप
हमारे को मेल भी कर सकते हो, आपको जो ये लेक्चर है इसके ऊपर अपलोड भी कर सकते हो, है ना। ये टेस्ट हम लगा देंगे लेक्चर का अभी जाके इस क्वेश्चन पे, और कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखिए कि हाँ कैसे क्वेश्चन आप ये पेपर में अटेम्प्ट करोगे, हम आपको चेक करके भेजेंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू अगेन with the next subject in PCS mains discussion paper. We want you should succeed in life, and we are there to help you at every stage of your preparation. Thank you very much.